जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी प्रॉमिस वर्सेस बीजेपी रियलिटी के बारे में। एक वाक्य तो हम लोगों को याद ही होगा दोस्तों, जब बीजेपी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बताया था सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब सबको साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों बीजेपी किन किन का साथ लिए हैं और किन किन का विकास किए हैं। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट करेंगे, यहां तक कि एग्रीकल्चर को भी इनकम 2022 तक डबल करेंगे फार्मर की इनकम को। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या बीजेपी अपने वादे में सच में कामयाब रही है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इन्फ्लेशन की। राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नापने का या देखने का दो तरीका होता है, एक WPI, एक CPI। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों आपको ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाता है। इसके तहत 697 एक बकेट होता है जिसमें 697 गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर लेवल पे होता है, वो WPI मेजर करता है। WPI आज के डेट में 15.08% है, जो कि पिछले 30 साल में, अभी 10 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग CPI की। CPI जो है, जिसका डाटा RBI भी यूज करती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कुछ भी बनाने में, आपको पता है दोस्तों वो आज 7.8 है। 7.8 अप्रैल 2022 के अनुसार। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि महंगाई का स्तर कहां पहुंच रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीजेपी एक और वादा किया करती थी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब देखिए कितना अच्छे दिन आ रहा है। गैस का कीमत पहली बार, इतिहास में पहली बार भारत में 1000 प्लस हो गया। ये अच्छे दिन है हमारे। ईटेबल ऑयल यानी तेल और दाल जो कि रोज के इस्तेमाल में आम पब्लिक यूज करते हैं, उनका कीमत आज 200 से प्लस हो गया। ये भी अच्छे दिन है। तीसरा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल में दोस्तों बहुत सारे तो ये लोग बोलते हैं कि पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ेगा नहीं, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल भी बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत बैरल का 2014 में था, एक बैरल का कीमत, उससे आज कहीं ज्यादा कम होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसका मेन रीजन है ज्यादा लेना। अब आप देख लीजिए 2014 के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए आई है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी 2014 के अनुसार 110% बढ़ा दिया है। और डीजल में तो दोस्तों कमाल ही कर दिया, 344% एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। अब इतना महंगाई होने के बावजूद इतना पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि हर एक गुड्स का प्राइस बढ़ना लाजमी, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो चाहिए वो यही पेट्रोल और डीजल, स्पेशली डीजल पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्तों बीजेपी अपने महंगाई के मुद्दे पे जो महंगाई कंट्रोल करेंगे, इस मामले में बीजेपी फेल नजर आते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने बताया था कि रोजगार देंगे और देखिए आते ही उन्होंने वादा भी कर दिया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब आप बताइए दोस्तों, कहीं दिखा आपको रोजगार? किसी को रोजगार नहीं दिख रहा है। अब उन्होंने बताया था कि 2 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन वास्तविक में उन्होंने 2 करोड़ जॉब नहीं दिया। लॉकडाउन, GST जैसे और रिड्यूस किया है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को। जैसे कि अभी हाल ही में डीमोनेटाइजेशन, जो स्पेशली डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, ये एक डिजास्ट्रस था। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा डिजास्ट्रस था। इसमें नियर अबाउट 50 लाख पीपल्स लॉस्ट देयर जॉब। 50 लाख पीपल अपना काम
खो दिए। आपको पता है दोस्तों कि अभी हम लोग कितने अच्छे कंडीशन में हैं। अभी हम लोगों के पास यंग जनरेशन के नाम पे एवरेज एज जो है सो 28 है। अभी मैक्सिमम लोगों का एज 28 ऑन एन एवरेज है। लेकिन इसको मोदी गवर्नमेंट ने चेंजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर्स, अभी लॉकडाउन में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने वाले थे यूपीएससी, बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी एग्जामिनेशनों का तैयारी कर रहे थे, वो बहुत सारे बच्चे एज वार्ड हो गए। इसलिए क्योंकि महामारी के समय उनको अपने घर आना पड़ा। लेकिन इस पे भी मोदी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ कोई भी ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए दोस्तों मेरे तरफ से मोदी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फेल होते हैं। मेरे नज़र में उनको यहाँ पे भी मिलता है 0 मार्क्स। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी अभी के डेट में प्रेजेंटली इकोनॉमी एट द लोएस्ट है। अभी इकोनॉमी सबसे कम। और दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं जीडीपी, जो कि मोदी सरकार में यानी बीजेपी गवर्नमेंट में जीडीपी अभी 4.75, 2014 से लेके 22 तक का अगर हम लोग जीडीपी देखते हैं तो 4.75 है, जो कि एनडीए गवर्नमेंट 8.36 से काफ़ी कम है। और आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि 1% जीडीपी अप एंड डाउन से 30 लाख पीपल्स प्रॉवर्टी लाइन से अप करते हैं और प्रॉवर्टी लाइन में गिरते हैं। यानी 1% अगर जीडीपी बढ़ता है हमारे देश का तो 30 लाख लोग प्रॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं, और अगर 1% घटता है तो 30 लाख लोग जो कि गरीबी रेखा के ऊपर थे वो नीचे आ जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारे पीएम का एक टारगेट था कि 2025 तक में हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन पता है दोस्तों आईएमएफ ने अभी साफ साफ कहा है कि जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं और जैसा प्रोग्रेस हो रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को 5 ट्रिलियन होने में कम से कम 2029 तक का समय चाहिए। 2029 से पहले हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो पाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे रुपये का वैल्यू इतना डिवैल्यूएट हो गया है कि आज 78 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 है। जी हाँ दोस्तों, आज 78 रुपये हैं हमारे $1 की कीमत। $1 78 रुपये देने पड़ते हैं हम लोगों को। अब बताइए ये क्या साइन हुआ अच्छे दिन का? क्या ये अच्छे दिन है? अब दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों, तो बीजेपी गवर्नमेंट जनरली पॉलिटिक्स ऑफ हेट पैदा करते हैं हमारे बीच, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान या कोई और टॉपिक, मंदिर मस्जिद। जैसे कि अभी केंद्र ने ही ये माना है, केंद्र के रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेके 2020 तक लगभग 3400 दंगे हुए दोस्तों, 3400 दंगे। और इसमें दंगे होते क्यों हैं? दंगे भड़काऊ भाषण, 80-20 रेशियो हम लोगों को बताना। जबकि एक जगह अगर हम लोग रहते हैं ना तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सारे लोग फैमिलियर हैं, एक भाई की तरह हैं हम लोगों में। मतलब अगर ये नेता, ये पॉलिटिशियन ना रहे ना तो कहीं भी कोई भी डिस्प्यूट होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों से ये सब हमारे माइंड में भरा जाता है और ये सब होता है। आप अगर देखते हैं कि रोड के नाम बदल दिए गए, सिटी के नाम बदल दिए गए, चलिए आपको अगर ये लगता है कि इनके नाम बदलने चाहिए और ये प्रोग्रेस के लिए है तो चलिए आप कर दिए। लेकिन कभी आप डेवलपमेंट की भी तो बात कर लीजिए, कभी रोजगार की भी तो बात कर लीजिए। इसमें सबसे जिम्मेदार दोस्तों भारत का मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग अब मोदी मीडिया या वगैरह वगैरह करने लगे हैं। उनको जो है सो ध्यान देना चाहिए कि हमेशा आप न्यूज़ चैनल कोई भी खोल लो, आप बस यही सुनोगे भारत पाकिस्तान। अब देखिए क्वेश्चन कैसा होता है। अब आप सोचिए जो लेवल किस लेवल का है।
मोदी जी से प्रश्न तो आज तक वो कभी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे जो मीडिया के सामने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की है। लेकिन वो जब बात करते हैं, जब मीडिया जाती है और पूछती है किसी पब्लिक से प्रश्न, तो ऐसे नहीं पूछेगी अच्छा करप्शन में क्या आप करना चाहते हैं, करप्शन में आपका क्या राय है, ऐसा कुछ नहीं। आपसे सवाल ही ऐसा पूछेगी कि क्या मोदी के साथ आप करप्शन के अगेंस्ट की लड़ाई में क्या आप मतलब उनके साथ खड़े हैं। अरे भाई साहब, मोदी के साथ तो खड़े ही हैं, अगर अच्छे काम करेंगे वो तो वो खड़े ही हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन एक डेवलपमेंट पर्पस से पूछना चाहिए। लेकिन मीडिया आजकल या तो बिकाऊ हो गई है या क्या हो गई है, दोस्तों नीचे कमेंट में बताइएगा। लेकिन मीडिया बिल्कुल ही बिक सी गई है। हम लोगों को अगर दंगा हो रहा है हमारे देश में, 3400 नॉट ए स्मॉल नंबर, 3400 2016 से 20 के बीच में, 2016 और 20 के बीच में अगर 3400 दंगे होते हैं तो आप सोचिए दोस्तों कि इसमें नुकसान किसका है? हमारा है। डेवलपमेंट किसका रुकता है? हमारा रुकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग ये सोचते थे कि अभी एक प्लान लाया मोदी जी, मेक इन इंडिया करके, बहुत ही अच्छा प्लान था। मेक इन इंडिया यानी सब सेक्टरों में, जो सब सेक्टर का बात किया है अभी हम लोगों ने, अगर इन सब सेक्टरों में हम लोग आगे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम लोग ये सोचते थे कि अभी एक प्लान लाया मोदी जी, मेक इन इंडिया करके, बहुत ही अच्छा प्लान था। मेक इन इंडिया यानी भारत आत्मनिर्भर बनेगा बनाने के क्षेत्र में, यानी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे हम लोग, एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनेंगे जो कि दूसरे जगह जो है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद किया करेंगे। अभी उन्होंने वादा किया था स्टार्टअप इंडिया के लिए जो 15% था, उन्होंने वादा किया था मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम कम से कम मेक इन इंडिया में 25% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा मेक इन इंडिया का। लेकिन आज भी दोस्तों स्टिल 15 का 15% है। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब जो क्रिएशन होता था, सपोज कीजिए अगर 200 होता था तो आज वो हाफ हो गया है। यानी मैन्युफैक्चरिंग हब में जॉब बिल्कुल ही हाफ हो, और एक्सपोर्ट्स तो जैसे चिपक सा गया है, बढ़ ही नहीं रहा है। वो अभी भी दोस्तों 300 बिलियन पे ही जाके अटका पड़ा हुआ है। अगर हम लोगों को अपने डेवलपिंग इंडियाज़ को डेवलप करना है तो इन लोगों को बढ़िया करना होगा, इन सेक्टरों में हम लोगों को काम करना होगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक और भी बहुत अच्छा लुभावना वादा किया था हेल्थ सेक्टर में उन्होंने दोस्तों बताया था कि हेल्थ सेक्टर में वो काफ़ी इंप्रूवमेंट करेंगे। आपको पता है दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में जो खर्च हो रहा है आज के डेट में वो सबसे मिनिमम पे आ चुका है। 2014 में जहाँ पे 4.6 ऑफ जीडीपी खर्च हुआ था, आज वहीं पे 3% ऑफ जीडीपी खर्च हुआ है हेल्थ के सेक्टर में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में भारत जो है सो प्राइमरी पे खर्च नहीं करती है, वो टर्सरी सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करती है। यानी वो प्रिकॉशंस नहीं करती है, वो जब हो जाता है कोई बीमारी तब जाके उसका इलाज करती है, जबकि प्रिकॉशंस पे ज़्यादा खर्च करने चाहिए। अगर आप शुरू से ही, वो कहावत है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर शुरू से ही हम लोग अपना प्रिकॉशन करेंगे तो जाहिर सी बात है बाद में हम लोग स्वस्थ ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे भी मोदी सरकार हेल्थ सेक्टर में काफ़ी हद तक फेल ही मिली। और पीएम जन आरोग्य योजना जिसको टॉप पे होना चाहिए कोरोना काल में, देखा जाए तो पीएम जन आरोग्य योजना का कोई भी यूज नहीं हो पाया इस कोविड के महामारी में। और जब कोविड काल में आप उसको यूज़ नहीं कर पाए तो आप ही सोचिए दोस्त, अब कौन से ये अच्छे दिन हैं? इस अच्छे दिन को हम लोग कैसे बदलें? हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे अच्छे दिन हो। अच्छे दिन सही हैं, लेकिन ऐसा अच्छा दिन बिल्कुल नहीं सर। आपको पता है दोस्तों, फार्मिंग के सेक्टर में हमारे 50% से ज़्यादा लेबर जो है ना सो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ से जीडीपी स्टिल बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है।
अगर हम लोग चाहते हैं कि फार्मिंग के साथ साथ देश का अदर सेक्टर में भी विकास हो, तो हम लोगों को अदर सेक्टर में फार्मिंग से लेबर कहीं ना कहीं लेना होगा, क्योंकि फार्मिंग में 50% लेबर तो लेते हैं लेकिन वो इनकम बहुत ही कम जनरेट कर पाते हैं, जिसका लो पर कैपिटा हेक्टेयर पर हेक्टेयर जो है फसल का होना, ये मेन कारण है। दूसरी बात आप देखेंगे किसान के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। किसान के लिए बताया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि 2022 तक, ज़्यादा नहीं 2022 तक किसान का इनकम डबल हो जाएगा। दोस्तों, ये लुभावना बात सुन के तो कोई भी वोट उन्हीं को देगा, मैं भी दिया था। लेकिन क्या किसान का इनकम डबल हुआ? जाके पूछिए आप किसान से। जब किसान दिल्ली में, अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली में आप लोग भी देखे होंगे, टिकैत के नेतृत्व में और बहुत सारे नेता थे किसान के, उनके नेतृत्व में सब एमएसपी के लिए लड़ रहे थे। सरकार उनको उनका हक देने के लिए, जो कि सरकार पे ट्रस्ट नहीं था, वो चाह रहे थे एक अच्छा बात बने और एमएसपी जो है वो जो प्रॉपर है उस पर आप दस्तखत कर दें, लिख के दें, हमको लिखित में दें। लेकिन सरकार ने उनकी बात भी नहीं मानी और 1 साल 6 महीने से लेके 1 साल कठिन परिश्रम करने के बावजूद उनका बात नहीं माना गया। लास्ट में जब उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी हुई तो फिर सरकार उनका बात को रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में दोस्तों, मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे अच्छे मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड नितिन गडकरी जी काफ़ी अच्छे से काम करवा रहे हैं। उन्होंने जो है 36 किलोमीटर पर डे हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम किया है ऑन एन एवरेज, कंपेयर टू कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि 8 से 11 होता था। तो दोस्तों, अगर इन सब सेक्टरों में, जो सब सेक्टर का बात किया है अभी हम लोगों ने, अगर इन सब सेक्टरों में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफ़ वी वांटिंग डेवलपिंग इंडिया टू बी डेवलप, अगर हम लोग चाहते हैं कि विकासशील देश विकसित बने, देन वी मस्ट इम्प्रूव दिस थिंग्स। और अगर इनको हम लोग विकसित करते हैं मेरे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जब होल इंडिया इज फ्लाइंग जस्ट लाइक ए कलर बर्ड। थैंक यू, जय हिंद।